Hello everyone, how are you all? I'm Astosh and welcome to my channel. तो आज मैं देखने वाला हूँ हरित क्रांति के बारे में, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये। तो सबसे पहले बताइए आप मुझे, आवाज़ आ रही है? हेलो, देखिए, जो हरित क्रांति होती है, अगर मैं बात करूँ द टर्म ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हु प्रोपाउंडेड, विलियम गार्ड। जो हरित क्रांति शब्द होती है उसके बारे में कौन बताया था? विलियम गार्ड जी ने बताया था। और हरित क्रांति के बारे में सबसे पहले बताया था कौन? पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं अगर, तो पूरे वर्ल्ड में कौन था ये बताया था उसके बारे में? वो थे नामलर बोरलॉग जी। उन्होंने क्या किया, जैसा हम जानते हैं कि एक बीज लिया गेहूं का, और गेहूं का जो क्रोमोसोम होता है 14 होता है। कितना होता है? 14। उन्होंने एक क्रिश्चियन नामक रसायन से उस क्रोमोसोम को तिगुना कर दिया। 3 टाइम्स 14 तिया 42 क्रोमोसोम, यानी कि 14 क्रोम होता है किसमें? गेहूं में। और उस क्रोमोसोम को उन्होंने तिगुना कर दिया, 14 तिया 42। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि ये जो गेहूं वाला बाल नहीं होती है, ये वाला, ये तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ कि प्रोडक्शन में तो इंक्रीज हो गई, लेकिन इसका जो प्लांट होता है, पौधा होता है, वो छोटा हो गया। तो यही इसकी बात थी। तो उस समय जो लोग थे बड़े ही हैरान हो गए कि भाई ये तो चमत्कार हो गया कि हम लोग इतना सारा मेहनत करते हैं, ये गोबर डालो, फिर इसका ये डालो, लेकिन कोई भी इसका जो प्रोडक्शन थी इंक्रीज नहीं हो रही थी। कब? 1900 अरे हरित क्रांति के पहले। तो उन्होंने बताया, आज मैं पूरा विस्तार से इसके बारे में देखूंगा, पूरा का पूरा विस्तार कि भारत में हरित क्रांति कैसे हुई, उसके इफेक्ट क्या थे, और उसका सोशल इफेक्ट क्या हुआ, एजुकेशन में क्या हुई, किसान पहले कैसे जीते थे, अब कैसे वो डिपेंडेंट हो गए, कैसे गेहूं में, कैसे चावल में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। इन सब के बारे में आज पूरा डिटेल से देखने वाला हूँ। ठीक, देखिए, भारत में हरित क्रांति और उसके प्रभाव, पृष्ठभूमि देखना चाहते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों की भारी कमी से जूझ रहा था। वर्ष 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें 20 लाख से अधिक लोगों की मौतें हुई थी। और इसका मुख्य कारण क्या था कि कृषि को लेकर औपनिवेशिक शासन की कमजोर नीतियां थी, यानी कि जो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर था पॉलिसी में बहुत खराब था। इसीलिए आप देख सकते हैं कि 20 लोगों से बहुत ज़्यादा लोग अकाल के, यानी खाना न मिलने के कारण उनकी मौतें हो गई। और उस समय कृषि के लगभग 10% क्षेत्र में कृषि की सुविधा उपलब्ध थी, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक का औसत इस्तेमाल 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कम था। गेहूं और धान की औसत पैदावार 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास थी। 1947 में देश की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ थी, जो कि वर्तमान जनसंख्या का लगभग 1/4 है। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन कम होने के कारण लोगों तक भी अनाज की आपूर्ति करना असंभव था। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिकतर रोपण फसलों में किया जाता था। खाद्यान्न फसलों में किसान गोबर से बनी खाद का ही प्रयोग करते थे। पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचित क्षेत्रों के विस्तार, उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद
अनाज संकट का कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल सका। ठीक, थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया है लैपटॉप। तब तक आप मुझे बताइए कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वह कहाँ-कहाँ पे एक्सपेंशन था, यानी कहाँ-कहाँ तक विस्तृत था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। थोड़ा चार्जिंग लगा देता हूँ उसको। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा जो मैंने पूछा। क्या होगा इसका आंसर? मैंने पूछा था आपसे कि जो एग्रीकल्चर यानी कि जो हरित क्रांति थी वह पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैली हुई थी। इसका आंसर यही होगा। ठीक, देखिए इसका मैं बता रहा हूँ पृष्ठभूमि, ये वाला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर अनाज व कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए शोध किए जा रहे थे तथा अनेक वैज्ञानिक द्वारा इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा था। इसमें प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग प्रमुख थे, जिन्होंने, अब देखिए यहाँ नाम आया ना नॉर्मन बोरलॉग, यही थे इन सब के बारे में बताने वाले। सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में इन्हीं के नाम से जाना था। अगर पूछा आपसे कि भारत में कौन किया था तो ये एम.एस. स्वामीनाथन जी किए थे। तो जो नॉर्मन बोरलॉग जी थे, इन्होंने गेहूं की हाइब्रिड प्रजाति का विकास किया। मैंने बताया था आपको कि इनके जो क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम को तिगुना कर दिया, और जब इन्होंने तिगुना कर दिया तो क्या हुआ, जो गेहूं का बाल होती थी उस बाल में तो बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, लेकिन उसका जो पौधा होता था वो छोटा हो गया। तब लोग आश्चर्य हो गए। अब ये देखिए एम.एस. स्वामीनाथन जी को माना जाता है भारत में। अगर आपसे वर्ल्ड में पूछा जाए तब कौन है, नॉर्मन बोरलॉग जी। अगर आपसे भारत में पूछे तब कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन जी। हरित क्रांति, अब देखिए हरित क्रांति के बारे में। वर्ष 1960 के मध्य में स्थित और भी दनी हो गई, जबकि पूरे देश में अकाल की स्थिति बनने लगी थी। उन परिस्थितियों में भारत सरकार ने विदेशों से हाइब्रिड प्रजाति के बीज इंपोर्ट किए और अपनी उच्च उत्पादकता के कारण इन बीजों को उत्पादकता में किस्में, यानी कि इन बीजों को उच्च उत्पादकता किस्में कहा जाता था। ये हाइब्रिड वाले, इसका नाम दिया था HIV, मतलब हाई यील्डिंग वैराइटीज, उच्च उत्पादकता किस्में। सर्वप्रथम HYV हाई यील्डिंग वैराइटीज 1960 के 60 से 63 के दौरान देश के 7 राज्यों के 7 चयनित जिलों में किया गया था और इससे गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी कि IADP नाम दिया गया था। यह प्रयोग सक्सेस भी रहा था उस समय। 1966 से 1967 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। इस सन आपका इम्पोर्टेंट है। मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक नीति थी। इसके तहत अनाज के उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों के
प्रयोग को भी बढ़ावा दिया गया। पारंपरिक बीजों के स्थान पर HYVS के प्रयोग में सिंचाई के लिए अधिक पानी, उर्वरक, कीटनाशक की आवश्यकता होती थी। अतः सरकार ने इनकी आपूर्ति हेतु सिंचाई योजना का विस्तार किया, मतलब irrigation scheme launched that time, and he provide subsidy इस पे उर्वरक पे। सरकार ने सिंचाई योजना को प्रारंभ किया और एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने सब्सिडी भी देना प्रारंभ कर दिया। अब ये पूछता है आपसे कि प्रारंभ में HYVS का प्रयोग किसमें था, यानी कि इसमें कौन कौन शामिल थी फसल, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का में, जबकि गैर खाद्यान्न फसल को इसमें शामिल नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप भारत में अनाज उत्पादन में अत्यंत वृद्धि हुई। अब देखिए, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। हरित क्रांति के आर्थिक प्रभाव क्या थे? हरित क्रांति का आर्थिक प्रभाव यही था कि फूड गेन्स इंक्रीजिंग एंड फूड जो गहनता थी दोनों में वृद्धि हुई। और क्या इसका लाभ है कि हरित क्रांति में जो एग्रीकल्चर यानी कि जो किसान थे वो आत्मनिर्भर हो गए। 1960 में 170 लाख टन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट हो गया, क्योंकि एक रिकॉर्ड था। इसके बाद लगातार बढ़ता गया। इकोनॉमिक इफेक्ट और क्या था इसमें, जो मशीनीकरण इसका हो गया, मशीनरी हो गया, जैसे कि ट्रैक्टर हुआ, हार्वेस्टर हुआ, ट्यूब पंप हुआ, इन सब के बारे में। टेक्निकल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर हाई इन दैट टाइम आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगला देखिए, मशीन का डेवलपमेंट हुआ, हाइब्रिड बीज, कीटनाशक, केमिकल फर्टिलाइजर, खरपतवार, यानी कि जो हाइब्रिड बीज थी, कीटनाशक थी, तो इन दैट टाइम डिमांडिंग इंक्रीज ऑन दैट। परिणाम स्वरूप देश में इससे संबंधित उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ। इस समय क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो आप मुझे बताइए और क्या होगा तब, जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट यानी जब रोजगार बढ़ेगा तब क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। अब जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तब लोग सेव करेंगे, और जब लोग सेव करेंगे तब वो कहाँ सेव करेंगे, बैंक में सेव करेंगे। तब बैंक क्या करेगी, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, और वह जब इंक्रीज या डिक्रीज करेगी उससे जो बेनिफिट मिलेगी बैंक को वह क्या होगा, तब बैंक जो एग्रीकल्चर सेक्टर से है, जो शार्ट इंडस्ट्री है, दे आर एबल टू गिव बोरो, यानी कि तब उसको क्या होगा, जब बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा तब वह छोटी छोटी जो उद्योग होती हैं, कुटीर उद्योग होती है, इन सबको वह लोन देने में समर्थ यानी कि एबल हो जाएगी। बस हो गया। और इसी के टाइम आप देख सकते हैं कि ट्यूबवेल बहुत ज़्यादा हो गया, रूरल डेवलपमेंट में बिजली भी सप्लाई होने लगी, अनाज मंडियों जो मंडियाँ होती हैं इन मंडियों का भी डेवलपमेंट हो गया, और उसी के टाइम एमएसपी भी इंक्रीज हो गई। और जब एमएसपी इंक्रीज हो गई तब तो आप जानते हैं, आज देखा जा रहा है कि पंजाब में जो किसान हैं वो आंदोलन हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एमएसपी मांग रहे हैं कि आप मुझे एमएसपी दीजिए। जब 2014 में मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम एमएसपी देंगे, तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं, एमएसपी सभी सरकार देती है, आप भी देंगे। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम आपको एमएसपी देंगे लेकिन दुगना देंगे। अब किसान लोग प्रसन्न हो गए, भाई क्या बात है।
हमको एमएसपी मिलना मुश्किल था उस समय, लेकिन एमएसपी अब दुगनी मिल रही है। चलो अब इन्हीं को वोट दो। अब क्या हुआ कि अब लोग इसी का फिर आंदोलन हो रहा है पंजाब में कि मुझे एमएसपी दो। तो क्या हुआ कि एमएसपी मतलब क्या होता है कि किसान एक निर्धारित सीमा पर अपनी फसल को किसान को बेच सकते हैं। According to MSP, the agriculture sectors of farmers they are sell and government have to purchase उनको लेना पड़ेगा। ये एमएसपी का नियम है। अब जब एमएसपी बहुत ज़्यादा हो गई तब एग्रीकल्चर के जो सेक्टर का भी डेवलपमेंट हो गया और जो किसान थे वो भी आने लगे। उनका जो इंटरेस्ट था, रुचि था, वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हो गया। इससे कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई जीडीपी में। जीडीपी इंक्रीज होने लगी और जब जीडीपी इंक्रीज होगी तो आप जानते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। इसी कदम के फलस्वरूप किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलना संभव हो गया। किसान को दिए जाने वाले प्रोत्साहन मूल्य से नई कृषि तकनीकी अपनाने में सक्षम हुए। किसान को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न वाणिज्य सहकारी बैंक तथा कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके माध्यम से उन्हें ऋण सुविधाएं दी जाने लगी। इसी के कारण किसान कृषि में लगने वाली लागत को आसानी से इस संस्थान से प्राप्त कर सके। हरित क्रांति तथा मशीनीकरण से उत्पादन में हुई बढ़ोतरी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट हो गया। अब लोग उत्तर प्रदेश पास क्या आते थे रोजगार के लिए, बिहार, उड़ीसा, सभी लोग पंजाब के पास, हरियाणा के पास, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास आने लगे रोजगार के लिए। तो बड़ी दुख की बात यह है कि जो हरित क्रांति थी वह केवल पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न साइड्स है उन्हीं के पास एक्सपेंशन हुआ। इसीलिए जो है ये जो उड़ीसा के लोग हो गए, गुजरात के लोग हो गए, बिहार के लोग हो गए, मतलब किसके जो पास वाले जो कंट्री थी, स्टेट थी, वही लोग रोजगार के लिए आते थे। तो दुख की बात यह है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का कि इसका एक्सपेंशन पूरे इंडिया में नहीं हुआ। इसका सामाजिक प्रभाव क्या है? हरित क्रांति की वजह से भारत के ग्रामीण समाज में व्यापक स्तर पर बदलाव हुए। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रामीण समाज का बाजारोन्मुख व गतिशील होना। हरित क्रांति के बाद कृषि पूर्व की भांति जीविकार्जन, यानी कि जब लोग, इसके कहने का मतलब यही है, पहला पॉइंट कि प्री ग्रेजुएशंस इन दैट टाइम farmer have to occupation only for life expensions। मतलब कि क्या है कि जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति के पहले जो किसान थे वह केवल एग्रीकल्चर करते थे केवल जीवन जीने के लिए। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आई तो क्या हुआ कि उनकी इनकम इंक्रीज हो गई। तो वही बात है कि जब से ये हरित क्रांति आई तब से वो आत्मनिर्भर हो गए और ग्रामीण समाज की आय यानी कि इनकम भी इंक्रीज हो गई। जब इनकम इंक्रीज होगी तब शैक्षिक स्तर, सामाजिक स्तर, सोशल एंड एजुकेशन डेवलपमेंट होने लगा। ये बात है। और लोग आराम से बढ़िया से खाना पानी अच्छा से मिलने लगा, रोजगार होने लगा, ये सब हो गई। हरित क्रांति के कारण लोगों की आय में वृद्धि हुई और इसने ग्रामीण समाज में पारंपरिक रूप से चली आ रही थी प्रथाओं जैसे कि जजमानी प्रथा, बार्टर आदि को समाप्त किया। बार्टर मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़का और है। इसका नाम मान लीजिए राम है और इसका नाम मान लीजिए श्याम है। राम के पास गेहूं है और श्याम के पास सब्जी है। अब राम खाने का मन कहा कि मैं आज खाऊंगा सब्जी रोटी, तब श्याम कहेगा ले भाई तू सब्जी ले।
अब मान लीजिए श्याम को खाने का मन कहा कि हाँ मैं भी खाऊंगा सब्जी रोटी, तब श्याम के पास रोटी नहीं था, तब राम कहेगा ले भाई तू ये रोटी ले ले, गेहूं ले ले, रोटी बना लेना। ये हरित क्रांति के पहले थी। हरित क्रांति बार्टर मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु को आदान प्रदान करना, विनिमय मतलब एक्सचेंज करना। तब क्या हुआ कि जब हरित क्रांति आ गई तो जो ये लेन देन वाला सिस्टम था बार्टर वाला, ये खत्म हो गया। अब हरित क्रांति के विषय में कहना अनुचित नहीं हुआ कि छोटे और सीमांत किसानों की तुलना में बड़े किसानों के लिए अधिक लाभप्रद रही। इसका प्रमुख कारक नई तकनीकी में लगने वाली अतिरिक्त लागत भी थी, जिसे छोटे किसान द्वारा वहन करना संभव नहीं था। समझिए थोड़ा, इसका बहुत सामाजिक हानियां क्या थी, और मैं कहूँ कि जो हरित क्रांति का जो लाभ होता था वह केवल बड़े किसान ही इसका बेनिफिट ले पा रहे थे। इसका कारण क्या था कि जो हाइब्रिड सीड्स थी वह बहुत महंगा होती थी। अब जब महंगा रहेगी, मशीनरी जो थी जैसे ट्रैक्टर हुआ, हार्वेस्टर जो आती है, कंबाइन हुई, इन सब का जो लागत थी बहुत ज़्यादा लग रही थी, जो कि छोटे किसान के पास पैसा उतना ज़्यादा था नहीं लेने के लिए। तब हरित क्रांति का जो लाभ होता था केवल बड़े किसान ही ले पाते थे। इसीलिए किसानों के बीच असमानता बढ़ती गई। और एक क्या है इसका हानियां समाज में, जहां हरित क्रांति ने अर्थव्यवस्था, समाज तथा संस्कृति में बदलाव किए। भाई हरित क्रांति ने इकोनॉमिक चेंज किया, कल्चर में डेवलप चेंज हो गया, जबकि इसकी जो पॉलिटिकल समस्याएं थी वो क्या पैदा था कि उत्तर भारत के इलाकों के किसान जैसे कि पंजाब हुआ, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लोग नशा करने लगे, ये बढ़ गई। अब देखिए महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ा। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए जब हरित क्रांति हुई थी तो हरित क्रांति का महिलाओं के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ गया, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हरित क्रांति के पहले जब किसान लोग अपने खेतों में जाते थे, तब उनकी सहायता के लिए उनकी जो पत्नियां होती थी उनकी हेल्प करती थी, उनकी सहायता करने के लिए कंट्रीब्यूट देती थी, खेतों में काम करती थी और उनका साथ देती थी। तो इससे क्या होता था कि वह खुद से जहाँ उनका मन जाने करता था वो जाती थी, यानी कि उस समय महिलाएं फ्रीडम थी हरित क्रांति के पहले। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आ गया उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे ट्रैक्टर उक्टर आ गए, बहुत सारी मशीनें हो गई, तो जो किसान होते थे कम समय में बहुत सारा प्रोडक्शन करते थे और महिलाओं का काम होता नहीं था, इसलिए महिलाओं की जो स्वतंत्रता थी उनमें कमी आ गई। ये बात है। राजनीतिक में क्या हुआ कि इफेक्ट, भारतीय राजनीतिक के क्षेत्र में हरित क्रांति ने दूरगामी प्रभाव डाले, किसानों के नए वर्ग ने स्थानीय स्तर की राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया। पूर्व में राजनीति जहाँ समाज की उच्च जातियों धनी वर्ग द्वारा ही नियंत्रित होती थी, उसमें अब समाज के छोटे तबके के लोग भागीदारी बढ़ी। हरित क्रांति ने स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन, भू सुधार जैसे कदमों के चलते भारत में समता मूलक समाज के निर्माण की गति प्रदान की। इससे छोटे व मध्यम स्तर के किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थितियां में सुधार हुआ और एजुकेशन में, पॉलिटिकल पार्टिसिपेट में डेवलपमेंट हुआ। किसान तथा संबंधित मुद्दों को लेकर स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व दिया जाने लगा और किसानों से संबंधित बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का कंस्ट्रक्शन हुआ, संगठनों का निर्माण हुआ,
भूमिका का एकदम निर्मित हुई। किसान एवं उनसे संबंधित मुद्दे देश के राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक बने और वकालत भी करना प्रारंभ हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? किसान यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप लोग मुझे बताइए कि कैसा लगा वीडियो ये। अगर आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पहला और दूसरा। अगर आप लोग ये वीडियो देखा आप लोगों ने तो आप मुझे बताइए कि हरित क्रांति का इफेक्ट इन्वायरमेंट पे क्या पड़ा, यानी कि हरित क्रांति के लाभ, हरित क्रांति की हानि क्या क्या थी, इसके बारे में मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा।